हेलो गाइस, वेलकम टू इंडियन अफेयर्स। आई होप कि आपका आज का दिन शानदार हो और लाइफ में आपके जो भी गोल्स और टारगेट्स हैं आप उनको सक्सेसफुली अचीव करें। आज 24 अप्रैल को पूरे भारत में नेशनल पंचायती राज डे मनाया जा रहा है। आपने देखा होगा कि गांव में अलग अलग वार्ड्स बनाकर वहां पर इलेक्शंस होते हैं, जिनमें वार्ड मेंबर्स को चुना जाता है, जिसको पंच भी कहा जाता है। फिर ये पंच आपस में मिलकर सरपंच चुनते हैं और फिर ग्राम पंचायत सबसे ग्रास रूट लेवल के ऊपर काम करती है। गरीब वर्ग के लोगों तक सुख सुविधाएं पहुंचाने में ग्राम पंचायत सबसे अहम भूमिका निभाती है। गांव के लेवल के ऊपर ग्राम पंचायत होती है, ब्लॉक लेवल के ऊपर ब्लॉक पंचायत, जिसको पंचायत समिति भी कहा जाता है। उसके बाद फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर जिला पंचायत होती है। लोकतंत्र को देश के कोने कोने तक पहुंचाने, ग्रास रूट लेवल के ऊपर देश की सभी गाँव की डेवलपमेंट करने के लिए और रूरल इंडिया में गरीब लोगों को एक नई आवाज देने के लिए पंचायती राज सिस्टम लाया गया था। साल 1993 में सरकार ने 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके पंचायती राज सिस्टम को लागू किया था। बिल तो खैर वैसे साल 1992 के दिसंबर महीने में ही लोकसभा और राज्यसभा दोनों से ही पास कर लिया गया था, लेकिन इस बिल को प्रेसिडेंट का असेंट मिला था साल 1993 में 23 अप्रैल को, और ये उसके अगले दिन यानी 24 अप्रैल 1993 को पूरे भारत में लागू हो गया था। अगर आप ये वीडियो गाँव से देख रहे हैं तो अपनी पंचायत का नाम नीचे कमेंट में लिखें। बढ़ते हैं आज की टॉप 10 अपडेट्स की तरफ। सबसे पहली अपडेट आ रही है भारत और चाइना को लेकर। अब ये चीज तो हमें पता है कि भारत और चाइना दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाले देश हैं। ऐसे में ये तो तय है कि इन दोनों देशों की टेलीकॉम ऑपरेटर कंपनी के पास करोड़ों की संख्या में सब्सक्राइबर्स हैं। अभी तक क्या था कि चाइना मोबाइल कंपनी डेटा ट्रैफिक के मामले में दुनिया की सबसे लार्जेस्ट टेलीकॉम ऑपरेटर कंपनी थी, लेकिन अब चाइना मोबाइल को भारत की जियो कंपनी ने रिप्लेस कर दिया है और डेटा ट्रैफिक के मामले में दुनिया में सबसे लार्जेस्ट टेलीकॉम ऑपरेटर जियो कंपनी बन गई है। आज की सेकंड अपडेट आ रही है भारत के जीडीपी को लेकर। पिछले कल इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF ने भारत की जीडीपी को लेकर कुछ प्रोजेक्शंस दी हैं। IMF ने कहा है कि भारत की जीडीपी अगले यानी कि नेक्स्ट ईयर 2025 में जापान को क्रॉस करके दुनिया की 4th लार्जेस्ट जीडीपी बन जाएगी, जबकि साल 2027 में जर्मनी को क्रॉस करके भारत दुनिया की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा, यानी तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। इसके साथ ही IMF ने यह भी जानकारी दी है कि साल 2018 में भारत की जीडीपी पर कैपिटा की रैंकिंग थी 153, लेकिन 5 सालों के बाद भारत का जीडीपी पर कैपिटा इंप्रूव हो गया है और पिछले साल 2023 में जीडीपी पर कैपिटा के मामले में भारत ने 153 से जंप करके 144 पोजीशन हासिल कर ली है। वैसे भारत का लो जीडीपी पर कैपिटा दिखाता है कि भारत को अभी कितना और काम करना है, क्योंकि अगर हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएं और दूसरी तरफ हमारे नागरिकों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं हो तो वैसी 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी किस काम की। ऐसे में भारत सरकार को भारत की जीडीपी पर कैपिटा को भी अपलिफ्ट करने के लिए कई सारे काम करने पड़ेंगे। आज की थर्ड अपडेट आ रही है एप्पल कंपनी को लेकर। आपको याद होगा पिछले साल 2023 के अप्रैल महीने में ही एप्पल कंपनी ने मुंबई और न्यू दिल्ली में अपने 2 ऑफिशियल स्टोर्स खोले थे। अब इसको लेकर खबर आ रही है कि इन दोनों फ्लैगशिप स्टोर्स की टोटल सेल पिछले 1 साल में 190 करोड़ से 210 करोड़ रुपीस के बीच है और एप्पल कंपनी ने जो सेल्स के टारगेट रखे थे वो पूरे हो गए हैं, जिसके चलते एप्पल कंपनी ने फैसला किया है कि कंपनी भारत के बेंगलुरु, पुणे और दिल्ली इन 3 लोकेशंस के ऊपर अपने 3 नए फ्लैगशिप स्टोर्स और खोलेगी। एप्पल कंपनी ने अपने इन 3 फ्लैगशिप स्टोर्स के लिए जमीन और स्पेस ढूंढना स्टार्ट कर दिया है। आज की 4th अपडेट आ रही है भारत की 2 मसाला कंपनीज MDH और एवरेस्ट को लेकर। जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि सिंगापुर और हांगकांग इन दोनों ने MDH और एवरेस्ट कंपनी के प्रोडक्ट्स को बैन कर दिया था और कहा था कि टेस्टिंग के दौरान इनमें इथिलीन ऑक्साइड पाया गया है, जो कि एक्सेसिव अमाउंट में ह्यूमन बॉडी में कैंसर पैदा करता है। अब ये न्यूज भारत के लिए बहुत ही बड़ा झटका था, क्योंकि भारत हर साल $4 बिलियन से ज्यादा के मसाले दुनिया भर के देशों में एक्सपोर्ट करता है और न सिर्फ एक्सपोर्ट बल्कि ये मसाले भारत में भी बड़ी मात्रा में कंज्यूम किए जाते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि अगर ज्यादा मात्रा में इथिलीन ऑक्साइड से सिंगापुर और हांगकांग के लोगों को कैंसर होगा तो भारत के लोग इससे इम्यून होंगे और अपने आप बच जाएंगे। इससे भारत के लोगों की सेहत के ऊपर भी बुरा असर पड़ेगा और हम पिछले कुछ सालों से भारत में देख भी रहे हैं कि कैंसर के केसेस हमारे यहाँ पर काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। इसलिए भारत सरकार इस केस को लेकर एक्शन मोड में आ गई है और अब इस पूरी डेवलपमेंट को लेकर भारत सरकार ने सिंगापुर और हांगकांग इन दोनों देशों में स्थित भारत की एम्बेसी से कॉन्टैक्ट किया है और कहा है कि भारतीय एम्बेसीज इन दोनों जगह पर वहाँ के फूड रेगुलेटर्स और लोकल गवर्नमेंट से कॉन्टैक्ट करें और एक डिटेल रिपोर्ट लें कि जो इन्होंने MDH और एवरेस्ट मसाला के प्रोडक्ट्स के सर्वे किए थे, टेस्टिंग की थी, उसके एक्चुअल रिजल्ट क्या है। भारत सरकार ने इन दोनों देशों से सर्वे की एग्जैक्ट टेक्निकल डिटेल्स, एनालिटिकल रिपोर्ट और प्रोडक्ट्स की इंफॉर्मेशन मांगी है और इन देशों से पूछा है कि ये टेस्टिंग किस तरीके से की गई थी और इसमें किस मेथोडोलॉजी का इस्तेमाल किया गया था। इसके साथ ही ये भी पता लगाया जा रहा है कि MDH और एवरेस्ट कंपनी के ये मसाले कौन सी एंटिटी के थ्रू भारत से एक्सपोर्ट किए गए थे। क्या ये कहीं एक्सपायर तो नहीं थे या फिर डुप्लीकेट प्रोडक्ट तो नहीं थे।
कहने का मतलब है कि भारत सरकार अब इस मामले को बेहद सीरियसली ले रही है और हो सकता है कि इस केस में कोई बड़ी कार्रवाई आगे देखने को मिले। आज की 5th अपडेट आ रही है जम्मू कश्मीर से। पिछले कल हमने आपको बताया था कि राजौरी डिस्ट्रिक्ट में आतंकियों ने एक सिविलियन के ऊपर वहां पर हमला किया था, जिसकी बाद में जान चली गई थी। अब इस हमले के बाद इंडियन आर्मी और JNK पुलिस ने पूरे एरिया में वहां पर कासो लॉन्च किया था, लेकिन हमला करने वाले आतंकी बचकर भाग गए हैं, जिसके बाद अब पिछले कल जम्मू कश्मीर पुलिस ने 10 लाख रुपीस का एक इनाम घोषित किया है और कहा है कि जो भी व्यक्ति हमला करने वाले आतंकियों की डिटेल्स देगा और अगर उनकी दी गई इनपुट और इन्फॉर्मेशन के ऊपर आतंकी कैप्चर या फिर आइडेंटिफाई किया जाता है तो उस व्यक्ति को 10 लाख रुपीस के तौर पर इनाम राशि दी जाएगी। इसके अलावा इन्फॉर्मेशन देने वाले व्यक्ति की आइडेंटिटी को भी सेफ और सिक्योर रखा जाएगा। माना जा रहा है कि इस हमले के पीछे अबू आजमी नाम का एक आतंकी है, जो पिछले कुछ महीनों से पुंछ राजौरी डिस्ट्रिक्ट में काफी एक्टिव है। इसने वहां पर इंडियन आर्मी के ऊपर भी कई सारे हमले किए हैं और अब JNK पुलिस ने इसकी एक फोटो जारी करके राजौरी के लोकल लोगों से मदद मांगी है। आज की 6th अपडेट आ रही है अमेरिका से। दरअसल अमेरिका ने भारत के इंटरनल मैटर्स में एक बार फिर से टांग अड़ाने का काम किया है। अमेरिका के US स्टेट डिपार्टमेंट ने साल 2023 के लिए अपनी ह्यूमन राइट्स रिपोर्ट बनाई है, जिसको उन्होंने US कांग्रेस में पेश किया है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत के मणिपुर में कुकी और मैती एथनिक ग्रुप्स के बीच क्लैशेस में कई सारी ह्यूमन राइट वायलेशंस हो रही हैं। इसके साथ इस रिपोर्ट में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने सेंट्रल गवर्नमेंट यानी मोदी सरकार और मणिपुर की स्टेट गवर्नमेंट को इस पूरी सिचुएशन में फेलियर और नाकामी के लिए काफी क्रिटिसाइज किया है। इसके अलावा अमेरिका ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि मणिपुर में भारत की सरकार अनलॉफुल यानी गैर कानूनी एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स करा रही है। टॉर्चर और क्रूअल तरीके से प्रिजनर्स के साथ वहां पर डील किया जा रहा है। बहुत ही हार्श और लाइफ थ्रेटनिंग प्रिजन कंडीशंस में उनको कैदियों को रखा जा रहा है। मनमाने तरीके से लोगों को अरेस्ट और डिटेन किया जा रहा है। इसके अलावा अमेरिका ने ना जाने कितने बेसलेस आरोप भारत सरकार के ऊपर लगाए हैं। वैसे देखा जाए तो आज की डेट में अमेरिका की हिम्मत नहीं है कि वो डायरेक्टली भारत को मणिपुर मुद्दे के ऊपर अटैक करे, हमारे ऊपर सवाल खड़े करे। उन्हें पता है कि ऐसा करने से भारत के साथ रिश्ते और खराब होंगे और जयशंकर सर की तरफ से कोई ना कोई स्टेटमेंट आ जाएगी। इसलिए अमेरिका दबी आवाज में इस तरह की रिपोर्ट्स के माध्यम से इन मुद्दों को उठाने की कोशिश करता है। आज की 7th अपडेट आ रही है भारत और ऑस्ट्रेलिया को लेकर। जिस तरह से ब्रिटिश गवर्नमेंट BBC को फंड करती है, सेम उसी तरह से ऑस्ट्रेलिया का एक स्टेट एफिलिएटेड मीडिया हाउस है ABC न्यूज। इस न्यूज चैनल की जो साउथ एशिया कॉरेस्पॉन्डेंट है उनका नाम है अवनी डियास। अब इन्होंने मोदी सरकार के ऊपर आरोप लगाया है कि क्योंकि इन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की आलोचना करने वाला एक प्रोग्राम किया था जिसमें वो प्रधानमंत्री मोदी को क्रिटिसाइज कर रही थी, इसलिए मोदी सरकार ने उनका भारत का वीजा एक्सटेंड करने से इनकार कर दिया, यानी उनके वीजा की डेट को आगे नहीं बढ़ाया, जिस वजह से उनको अचानक से भारत को छोड़कर ऑस्ट्रेलिया वापस जाना पड़ा। अवनी डियास ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी भारत को मदर ऑफ डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र की जननी कहते हैं, लेकिन नेशनल इलेक्शन से ठीक पहले उनको भारत छोड़कर जाना पड़ा क्योंकि उनको मोदी सरकार ने इलेक्शन एक्रेडिटेशन नहीं दी थी। अवनी डियास ने कहा है कि ऑस्ट्रेलिया की सरकार के दखल के बाद कहीं जाकर भारत सरकार ने उनके वीजा की अवधि 2 महीने तक बढ़ा दी थी, वो भी उनकी फ्लाइट से मात्र 24 घंटे पहले। मगर वो इलेक्शन एक्रेडिटेशन ना मिलने के कारण भारत में इलेक्शंस के ऊपर रिपोर्ट नहीं कर पाती, इसलिए वो ऑस्ट्रेलिया वापस चले गई हैं। वैसे देखा जाए तो ये अवनी डियास ये न सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में उल्टा सीधा बोलती है, उनकी पॉलिसीज के बारे में बुरा भला कहती है, बल्कि खालिस्तान मसले के ऊपर भी इसने फेक नैरेटिव फैलाने वाली कई सारी वीडियोस बनाई हैं। आज की 8th अपडेट आ रही है चाइना के शिनजियांग मुस्लिम्स को लेकर। आपने भी कई बार सुना होगा कि चाइना शिनजियांग मुस्लिम्स को वहां पर डिटेन करके री एजुकेशन ग्रुप में भर्ती करता है, जिसको कंसल्टेशन कैंप्स भी कहा जाता है। लेकिन इसको लेकर एक फिगर कभी नहीं बताया जाता था कि चाइना ने ऐसा कितने लोगों के साथ किया है। तो पिछले कल वो भी डेटा सामने आ गया है। अमेरिका ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें दावा किया गया है कि चाइना ने साल 2017 से 2023 के बीच 10 लाख से ज्यादा वीगर मुस्लिम्स और शिनजियांग प्रांत के मुस्लिम्स को डिटेन करके उन्हें वहां पर री एजुकेशनल कंसल्टेशन ग्रुप्स में डाला है और शिनजियांग प्रांत के कई सारे मुस्लिम्स का जेनोसाइड भी किया है। अमेरिका ने अपनी इंटेलिजेंस रिपोर्ट में यह भी दावा किया है कि इनमें से कई सारे डे टाइम री एजुकेशन ग्रुप्स को अटेंड करते हैं, जिसमें कुरान में बदलाव करके नई कुरान पढ़ाई जाती है ताकि ये सारे लोग वहां पर कट्टरवादी इस्लाम को फॉलो ना करें और इस्लाम के चाइनीज वर्जन को फॉलो करें। वैसे हैरानी वाली बात है, इतना सब कुछ होने के बावजूद एक मुस्लिम देश भी चाइना के खिलाफ आज तक एक शब्द नहीं बोलता है। आज की 9th अपडेट आ रही है इजराइल और चाइना को लेकर। पिछले कुछ समय से आपने देखा होगा कि चाइना लगातार इजराइल को पोक कर रहा था, यूनाइटेड नेशंस के मंचों के ऊपर जाकर वहां पर इजराइल को क्रिटिसाइज कर रहा था और इजराइल के खिलाफ वोटिंग कर रहा था और इस पूरे मामले में हमास, फलस्तीन और ईरान का साथ दे रहा था। लेकिन सामने से इजराइल तो इजराइल है, वो अमेरिका को नहीं मानता है, फिर चाइना क्या चीज है। इजराइल ने चाइना को सबक सिखाने के लिए ताइवान का इस्तेमाल कर लिया है और खबर आ रही है कि मिडिल ईस्ट में कॉन्फ्लिक्ट के बीच इजराइल ने अपना एक पार्लियामेंट्री डेलीगेशन ताइवान के दौरे पर भेज दिया है, जिसने वहां पर जाकर अभी की सरकार और नई सरकार के लीडर्स के साथ वहां पर मीटिंग्स की
ताइवान के प्रेसिडेंट, फॉरेन मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट, लेजिस्लेटिव स्पीकर, इन सब के साथ मीटिंग्स की और माना जा रहा है कि मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट के बीच अपने डेलीगेशन को ताइवान भेजकर इजराइल चाइना को सख्त संदेश भेज रहा है कि अगर चाइना इजराइल के खिलाफ जाएगा तो इजराइल भी सामने से चुप नहीं बैठेगा और वो भी खुलकर ताइवान कार्ड खेलेगा। आज की 10th अपडेट आ रही है अमेरिका और पाकिस्तान को लेकर। ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी पाकिस्तान के दौरे पर गए हैं और माना जा रहा था कि इस विजिट के ऊपर पाकिस्तान और ईरान, ये दोनों देश आपस में गैस पाइपलाइन डील को पूरा करने और ट्रेड डील के ऊपर एक पैक्ट साइन करेंगे। लेकिन पिछले कल अमेरिका ने आधिकारिक तौर के ऊपर ऑफिशियली एक स्टेटमेंट जारी की है जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अगर ईरान के साथ बिजनेस डील साइन करता है, ट्रेड को लेकर कोई पैक्ट साइन करता है, तो उसके बाद अमेरिका पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शंस लगा लेगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।